फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। और आज बहुत इम्पोर्टेंट बात करने वाला हूँ फ्रेंड्स। जैसे कि इंडिया का जो सिस्टम है, डेमोक्रेसी, जहाँ पे डेमोक्रेसी गवर्न करता है, प्रिवेल करता है, कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे लोगों की शक्ति, लोगों का पावर होना चाहिए, यूज़ होना चाहिए। मतलब यहाँ पे इस कंट्री में सबसे ज़्यादा, अगर किसी देश में देखो तो सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक कंट्री वो है इंडिया। सबसे ज़्यादा पावर लोगों के हाथ में है, जो लोग चाहते हैं वो होता है। लेकिन कैसे? सपोज फॉर एग्जांपल मैं एक जगह का देता हूँ, दिल्ली। दिल्ली में बहुत सारे एरियाज़ हैं, बहुत सारी पॉपुलेशंस हैं। तो हमारा संविधान कहता है रूल ऑफ डेमोक्रेसी, विल ऑफ पीपल, जो लोग चाहते हैं वो होगा। तो हर आदमी एक एक अकेला अकेला तो बहुत कुछ चाहेगा। क्या संभव है सभी को पार्लियामेंट में सभी मिनिस्टर्स बन सकते हैं और फिर चल सकती है, गवर्न हो सकती है कंट्री? नहीं। तो उसी वजह से पॉपुलेशंस ज़्यादा है, टेरिटोरियल एरिया बहुत बड़ा है इंडिया का, दिल्ली का, जो हर जगह का। इसीलिए डिवीज़न स्टेट्स बाय स्टेट्स में है, और उन स्टेट्स में पॉपुलेशंस के रेशियो के हिसाब से, जैसे हम दिल्ली में है, एक एरिया ले लेते हैं साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट से हम लोगों के बिहाफ पे हम लोग जिसको डिसाइड करेंगे वो एक को भेजेंगे, क्योंकि सबका जाना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। तो एक को भेजना होता है, तो हम कैसे भेजते हैं? वोट करके। भेजता कौन है? हम ही लोग तो भेजते हैं ना, वोट करके। तो ये हमारी ही तो चॉइस है, हमारा ही तो इच्छा है, वो जो हम अपने उसके थ्रू कर रहे हैं। तो दिस इज़ द डेमोक्रेसी। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि दिल्ली, सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, क्योंकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है और इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ ला सकती है कुछ भी, तो एक्सेप्ट जो आर्टिकल 239 है कॉन्स्टिट्यूशन का, और उसके तहत कुछ चीज़ें हैं जैसे कि लैंड, रेवेन्यू और पुलिस डिपार्टमेंट। ये तीनों चीज़ें अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में दिल्ली में है, यूनियन टेरिटरीज में होता है। और जो हेड होता है यूनियन टेरिटरी का, वो होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्योंकि सारे एग्जीक्यूटिव्स डिसीजंस जो होते हैं वो, मतलब कि उसका फाइनल सबमिशन होता है। आप यहाँ से अप्रूव करने के बाद उसको साइन करने के लिए दो, तो एक बार मना कर देता है, फिर दूसरी बार आप भेजो रिकन्सिडरेशन के लिए, तो दूसरी बार उसको करना ही पड़ेगा ओके फाइल को। दिस इज द रोल, एंड इट केम्स आफ्टर 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976। 42वां संशोधन जो संविधान में हुआ था 1976 में, जिसके तहत ये था कि ये चीज़ लाई गई कि कोई भी मिनिस्टर्स, फिर कोई भी मंत्री परिषद, या फिर सेंट्रल में कहते हैं तो प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, तो ये लोग अगर कोई भी एग्जीक्यूटिव काम, कोई भी काम कराना चाहते हैं, कुछ भी प्रोजेक्ट हो गया, कुछ डिसीजन, कुछ भी चीज़, तो वो ये अपने को अप्रूव करने के बाद इसको भेजेंगे कहाँ पे? गवर्नर के पास, अगर स्टेट है तो, और यूटी है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास। और ऐसे होता है। तो पहले था कि उनका डिसीजन फाइनल होता था, कि जो गवर्नर ने बोल दिया, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बोल दिया, जो प्रेसिडेंट ने बोल दिया, वो फाइनल होता है, उसको कोई नहीं बदल सकता है। 42nd अमेंडमेंट में आया कि नहीं भाई, ये गलत है। ऐसे तो इनकी मर्जी है, लोग कुछ और चाहे, सोसाइटी कुछ चाहे, राज्य कुछ चाहे, और वो उसको रोक सकता है कौन? ये गवर्नर, और एलजी गवर्नर रोक देंगे। ये कैसे ये कैसा चीज़ हुआ? संविधान का बिल्कुल ही वो हुआ। तो इस चीज़ के लिए 42nd अमेंडमेंट में ये आया गया कि कोई भी जो डिसीजंस होते हैं, अगर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है देश का, तो वो प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे अप्रूवल के लिए। स्टेट गवर्नमेंट के पास है तो गवर्नर के पास अप्रूवल के लिए भेजेंगे, और यूनियन टेरिटरी है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भेजेंगे, ठीक है। और अब क्या है कि अगर पहली बार उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं, ये बिल हम या फिर ये डिसीजन जो है हम अप्रूव नहीं करते हैं, एलजी ने मना कर दिया, गवर्नर ने मना कर दिया, या प्रेसिडेंट ने मना कर दिया, तो ये जो मिनिस्टर्स हैं, दोबारा से जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोबारा से उस चीज़ को, सेम रिक्वेस्ट को कर सकते हैं सेंड, प्रेसिडेंट के पास, गवर्नर के पास, या ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास। मैं ये तीनों को रिस्पेक्टिवली बता रहा हूँ: प्रेसिडेंट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नर फॉर स्टेट गवर्नमेंट, और लेफ्टिनेंट गवर्नर फॉर यूनियन टेरिटरीज।
तो ये तीनों के पास दोबारा से जब भेजते हैं सेकेंड टाइम, तो दूसरी बार लिखा हुआ है अब की जो आर्टिकल आर्टिकल मैं बताता हूँ आपको, 74 आई थिंक, हाँ, आर्टिकल 74 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा गया है और आर्टिकल 163 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा गया है। 74 जो है स्टेट की सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है, यूनियन गवर्नमेंट के लिए, और 163 जो है ये राज्य सरकारों के लिए या फिर यूनियन टेरिटरीज का तो है ही नहीं, इसका है। तो दूसरी बार अगर कोई चीज़ गवर्नमेंट मिनिस्टर्स भेजती है उनके पास अप्रूवल के लिए, तो अब उनके पास कोई भी पावर नहीं है गवर्नर के, लेफ्टिनेंट गवर्नर के या फिर प्रेसिडेंट के पास, उसकी उसको रोके, उसको मना कर दे या उसको कुछ भी करे। उनको करना है अप्रूव तो करना है। दिस इज द रूल इन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अभी क्या हुआ कि रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट एक कानून लाती है, GNCTD अमेंडमेंट एक्ट 2020, मतलब गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली एक्ट 2020। उसमें ये लिखा गया है, सेक्शन 21 में क्लॉज 3 ऐड हुआ है। उसमें लिखा गया है कि हर एक एग्जीक्यूटिव काम के लिए दिल्ली के अंदर जितने भी एग्जीक्यूटिव डिसीजंस लिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, तो वहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट जो है, ये टर्म जो है ना, इतना बड़ा दिल्ली गवर्नमेंट टर्म जो कि कंप्राइजेस होती है 70 MLA ना, दिल्ली में 70 MLA को मिलकर सरकार बनती है। लेकिन वो कानून कहता है 21 का क्लॉज 3 कि नहीं, सिर्फ जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वही अपने आप में एक सरकार है। आप समझिए, हम लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव चुने, अपने अपने एरिया से लोगों को चुना, वोट चुना दिया कि ये हमारे हम इसको अपने लिए भेजते हैं कि हमारे एरिया में डेवलपमेंट करेगा, चाहे जो भी चीज़ें करेगा। बट ये सारी चीज़ें जो है कोलैप्स हो गई, कोई कुछ मतलब नहीं है, किसी को वोट तो नहीं दो, क्योंकि मंत्री महाराज कौन बैठे हैं, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बैठे हैं, वो जो है सरकार है, अकेली सरकार है, वो एक अकेले में। कोई 70 MLA की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी MLC की ज़रूरत नहीं है, कोई मिनिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है, बस गवर्नर साहब है, वही एक सरकार है। ऐसा 21 के 3 में लिखा गया है। उसके बाद आते हैं सेक्शन 44। तो सेक्शन 44 कहता है, मैं आपको ऐसे ओरली बता देता हूँ कि दिल्ली के अंदर कोई भी डिसीजन अगर गवर्नमेंट मतलब ये सॉरी मिनिस्टर्स लेते हैं, स्टेट मतलब कि दिल्ली स्टेट यूनियन टेरिटरी के जो मिनिस्टर्स होते हैं, अरविंद केजरीवाल, कैबिनेट के मिनिस्टर्स होते हैं, कोई भी चीज़ें एग्जीक्यूटिव डिसीजन, कोई भी काम करना है, करवाना है, जो भी, तो ये सारी चीज़ें पहले आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर से पूछना पड़ेगा और उसका डिसीजन जो है वो फाइनल होगा। आप बताइए, मतलब हमने पहले तो हमें करना है, मान लो अभी कोरोना का समय, हमको हॉस्पिटल्स बनवाने हैं, बेड लगवाने हैं, जो भी चीज़ें, टैंकर मंगवाने हैं ऑक्सीजन के, तो इन सारे कामों के लिए आपको सबसे पहले आप नहीं कर सकते खुद। दिल्ली सरकार के पास अब पावर नहीं रही इस कानून के तहत जो 27 अप्रैल से आया है। तो अब क्या करना है, इनको लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाना है, जी साहब ये काम करवा दो साहब। लेफ्टिनेंट गवर्नर कहता है, क्या कहेगा, उसकी मर्जी है, और यहाँ पे लिखा है कि डिसीजन शैल बी फाइनल, तो वो कहेगा नहीं तो नहीं, कोई ऑप्शन नहीं सरकार के पास। ड्यूली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, मंत्री हमारे, मुख्यमंत्री और जो और भी मिनिस्टर्स हैं, कुछ पावर नहीं कैबिनेट के पास। तो ये इस तरीके का ये जो है लाया गया एक्ट। अभी पहले ही आप देख रहे होंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट कितना डांट रही है दिल्ली सरकार को, केंद्र सरकार को, क्योंकि ये लोग पूरे फेल हैं, अपने सिटीजन्स को कुछ नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं, लोगों की मौतें हो रही है। कारण ये था, कोविड वेव आने का कारण क्या था, इलेक्शंस। और आज भी मोदी अपने ट्वीट्स में यही बात करता है कि आज बंगाल में वोट इलेक्शन है, सारे लोग एकदम वोट डालो फटाफट भीड़ में। तो ये क्या चल रहा है, इलेक्शन इतना ज़रूरी है। इलेक्शन के वजह से कोविड जो है सेकेंड वेव इसका फैला है। और मद्रास हाई कोर्ट ने अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इतना सुनाया है कि ये सारे ऑफिसर्स, तुम सारे लोगों के पे जो है मर्डर का केस चलना चाहिए, तुम लोगों ने जानबूझ के कोरोना फैलवाया है। तो ऐसे ही उनकी टर्म्स थी, अब वो कर दे तो और बढ़िया बात है, क्योंकि वैसे मर्डर के लिए चार्ज है, कल्पेबल होमिसाइड के लिए इलीगल ओमिशन, इनको ये काम नहीं करवाना चाहिए था, वही काम करवा रहे हैं, इलेक्शन कंडक्ट करवा रहे हैं। तो जानबूझ के अबेट कर रहे हैं कि कुछ हो, मरे लोग, कोरोना फैले, तो ये लगना चाहिए चार्ज हो जाएगा। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यही है कि ये पूरे संविधान का आर्टिकल 14 का जो कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, लॉ की हम सबको बराबर रक्षा करनी है, तो ये रक्षा कहाँ हो रही है,
जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो 326 है, वो सारी चीज़ों के प्रोविजंस तो ख़त्म, प्रोटेक्ट नहीं हो रहा। 14 का ख़त्म। आर्टिकल 19 का कैसे इन्फ्रिंजमेंट हुआ? हमारा मन है भाई हम किसी को भी वोट दें, किसी को भी चुने, तो लेकिन वो हमारे लिए काम करे, उसलिए तो चुनते हैं एज पर जो रूल्स हैं हमारे यहाँ के। अब क्या है, हमारा कोई इज्जत ही नहीं है, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको बना देगी लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसका सारा डिसीजन फाइनल है। तो इसका कॉन्सेप्ट खत्म डेमोक्रेसी का, ड्यूली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का कॉन्सेप्ट खत्म, सारा खत्म। तो अभी क्या है, इन सब चीज़ों जो है ये अब बहुत प्रॉब्लम दिल्ली सरकार को आने वाली है, क्योंकि कोई भी काम ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एलजी की तानाशाही चलती है। और इससे आपको इम्पॉर्टेंट बात बताऊं कि 2018 में जो एक पिटीशन थी, GNCTD वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में सुप्रीम, जब बहुत इनके बीच में स्टफल चलने लगा एलजी साहब और चीफ मिनिस्टर्स के सामने, इनके काम नहीं, इनके डिसीजंस, इनके फाइल्स अप्रूव नहीं करते थे काम वगैरह, तो उस चीज़ में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई सिर्फ लैंड, रेवेन्यू और पुलिस, इन तीनों को छोड़ के केंद्र सरकार की कोई औकात नहीं है कि दिल्ली के लिए कानून बनाए या दिल्ली में राज करे किसी भी चीज़ों को लेकर के। बावजूद उसके ये कानून इन्होंने इस तरीके का लाए हैं कंप्लीट दिल्ली में रोकने के लिए, सरकार को गिराने के लिए, रोकने के लिए, ताकि ये लोग बर्बाद हो जाए यहाँ से, फिर दिल्ली इनके हाथों में आ जाए। जिस तरह देश बर्बाद हो रहा है उस तरह दिल्ली बर्बाद होगी। ठीक है फ्रेंड्स, आपको अच्छी लगे वीडियो आप शेयर कीजिए, और ये सच्चाई है जो मैंने वीडियो में बताई। आपको बहुत वीडियोस इधर उधर मिल रहे होंगे, सारे रूमर्स हैं, कोई कुछ नहीं जानता, रूमर्स फैलाते हैं कि ये है हो गया तो वो हो गया तो ये हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।